नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एसपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें वीडियो नंबर तीसरा है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसका, कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 8। यहाँ पर अभाज्य संख्या पहचाननी है आपको। जैसा कि पहला ऑप्शन देखते हैं, 0 क्या है? भाज्य संख्या है। 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है। और 2 जो है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। और 8 क्या है? भाज्य है। तो यहाँ पर चूंकि अभाज्य पहचाननी है इसलिए 2 हो जाएगा एक अभाज्य संख्या। और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सब विषम होती है। तो 2 एक सम अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि साइन ए बराबर 3/5 दिया है तो काश ए का मान क्या होगा? ऑप्शन है पहला 5/4, दूसरा 4/5, तीसरा ऑप्शन है 5/3 और चौथा ऑप्शन है 4/3। तो यहाँ पर आप इसको हल करने के लिए एक त्रिभुज बना लेंगे। और इस त्रिभुज में यहाँ पर ए, बी और सी कोण बी पर समकोण बना लेना है। और ए कोण, तो साइन ए के लिए 3/5, जो साइन होता है त्रिकोणमिति में, साइन ये भुजाओं में किस भुजाओं का अनुपात होता है? लंब और कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है क्या? साइन। तो समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं होती हैं, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। जिस भुजा पर कोण बना हुआ होता है वो आधार कहलाती है। इस कोण के लिए ये भुजा आधार हो जाएगी, ये भुजा लंब हो जाएगी और ये भुजा कर्ण रहेगी। अब यहाँ पर जो साइन है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है। और काश जो होता है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण कितना दिया हुआ? 3/5। तो यहाँ से अगर इसके बराबर में रखते हैं 3/5, यानी कि लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5। तो लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आधार ज्ञात कर लेंगे। तो 3, 4, 5 का अनुपात होता है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगाएंगे 5 का वर्ग करेंगे, उसमें से 3 का वर्ग घटाएंगे तो 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9। 25 से 9 को घटाएंगे तो 16 और 16 का वर्गमूल 4, यानी कि आधार इसका कितना आ जाएगा? 4। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, तो त्रिभुज के जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें से किसी भी अनुपात को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉस से ज्ञात करना है। कॉस जो होता है इसमें भुजाओं का अनुपात रहता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि आधार कितना है? 4 है और कर्ण तो 5 है। तो यहाँ पर जो कासे हो जाएगा, यदि साइन है 3/5 है तो कासे हो जाएगा 4/5, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात दिया है 4:9। समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, इनकी भुजाओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो इसका एक फार्मूला याद रखिए कि समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है भुजाओं के अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जो भुजाएं दी रहती हैं उनके वर्गों के अनुपात के बराबर रहता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया और आपको भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसका वर्गमूल निकाल लेना है। और यदि भुजाओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है तो इसका वर्ग कर देना है। तो यहाँ पर उल्टा है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है तो इसका वर्गमूल। अब 4:9 यानी कि 4/9 का जब आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 4 वर्ग होता है 2 का और 9 वर्ग होता है 3 का, यानी कि 2/3, यानी कि 2:3 हो जाएगा भुजाओं में अनुपात। तो जो कि पहले नंबर ऑप्शन में दिया है 2:3। यदि भुजाओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है तब आप इसका वर्ग करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 दिया है तो x का मान होगा। समांतर माध्य जब आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं तो सूत्र होता है इसका पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर जो पद दिए हैं उनको जोड़िए। पहले 3, पहला पद है 3 + 4 + 6 + x + 6 + x और बटे इनकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। इनकी संख्या है 4, बराबर में समांतर माध्य कितना दिया हुआ है? 5। अब इस 4 और 5 की गुणा कराएंगे तो 4 पंचे हो जाएगा 20 और यहाँ जोड़ लेंगे 6, 4, 10, 3, 13। तो इधर आ जाएगा 13 + x बराबर 4 पंचे कितना हो गया? 20 और 13 को घटा देंगे तो x बराबर 20 से 13 घटाने पर कितना है? 7। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 7 और ये दिया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि 7 × 11 × 13 × 15 + 15 है, क्या है? एक अभाज्य संख्या है
या सम संख्या है या विषम संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपको प्लस में संख्या दी है 15, वो कॉमन ले लेनी पहले। यहाँ पे लिखना पहले 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 15 प्लस 15। अब यहाँ से 15 आपको कॉमन ले लेना है, तो जब 15 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 गुणे 11 गुणे 13 और गुणे 15 कॉमन हो गया तो इसकी जगह पर 1 प्लस यहाँ पर कॉमन हो गया तो इसकी जगह पर प्लस करके 1। अब यहाँ पर गुणा करानी है इसकी, तो ये 15 बाहर रहेगा, 11 सती 77 और 13 एकम 13, यानी कि 77 गुणे 13 प्लस 1। 13 और 77 की गुणा करा लेनी है, तो 13 सती 91, हासिल 9 आएगा, 13 सती 91 और 9 हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 1001 प्लस इसमें 1 कर देना है, 1001 में 1 जोड़ेंगे तो 1002। अब 15 की गुणा करानी है 1002 में। अब 1002 और 15 की जब गुणा होगी तो 15 दूनी 30 लिख लेंगे, 15 0 0 15 एकम 15, तो ये 15,030 आ जाएगा। अब 15,030 जो है, क्योंकि इकाई पर आप देखते हैं 0 है यानी कि शून्य है, तो ये संख्या जो हो जाएगी 2 से विभाज्य होगी। इसका मतलब ये संख्या एक सम संख्या होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ये संख्या एक सम संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए कामा बी कामा सी एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है, तो यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है कि बी माइनस ए बराबर सी प्लस ए, दूसरा ऑप्शन है कि बी प्लस ए बराबर सी प्लस ए, तीसरा ऑप्शन है 2b बराबर सी प्लस ए, और चौथा ऑप्शन है कि बी बराबर सी प्लस 2a। तो यहाँ पर जब कोई पद दिए रहते हैं जो कि समांतर श्रेणी में होते हैं, तो इनका सार्वंतर क्या रहता है, हमेशा समान रहता है। सार्वंतर का मतलब है कि किन्हीं पास पास के दो पदों का जो अंतर रहेगा वो सार्वंतर कहलाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी 3 पद दिए हैं, तो बी से ए को घटाएंगे और सी से बी को घटाएंगे, और ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि बी माइनस ए बराबर होना चाहिए सी माइनस बी। यहाँ पर देखते हैं ए बी, इन दो पदों को लेते हैं तो बी माइनस ए करना है बाद वाले पद से पहले वाले पद को, और बी और सी को एक साथ लेते हैं तो सी से बी को घटाना है, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। अब यहाँ पर इस माइनस बी को बाएं पक्ष में ले आएंगे तो एक बी पहले से और ये माइनस बी इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस बी, बराबर में सी इधर पहले से और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ए। बी और बी जुड़ जाएगा तो 2b बराबर हो जाएगा सी प्लस ए। इसका मतलब है कि तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है 2b बराबर सी प्लस ए, तो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 7 है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है, यानी कि किस रूप का होता है धनात्मक सम पूर्णांक। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, पहला q माइनस 1, दूसरा q प्लस 1, तीसरा 2q और चौथा दिया है 2q प्लस 1। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में आप 0 से लगा करके 1 2 3 4 5 यानी कि धनात्मक पूर्णांक है कोई भी मान सकते हैं, यानी कि कोई भी संख्या रखें और उसमें जो है मान आए जो उसका, तो मान रखने पर क्या है, सम पूर्णांक निकल के आए। तो यहाँ पर जैसे अगर हम q माइनस 1 लेते हैं तो q माइनस 1, तो यहाँ पर पहले तो q माइनस 1 को चेक करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करनी है, क्योंकि अलग अलग वैल्यू रखनी है, जैसे q बराबर 0 रख सकते हैं आप, q बराबर 1 रख सकते हैं, q बराबर 2, q बराबर 3, q बराबर 4। कोई भी पूर्णांक यहाँ पर रखने पर इसको जब हल किया जाए तो इसका जो आंसर आए वो एक सम पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर q का मान लीजिए हम रखते हैं 4, तो 4 से घटाएंगे तो बराबर में कितना है, 3 जो कि विषम है। मान लीजिए q बराबर हम रखते हैं 5, तो 5 से घटाएंगे तो आएगा 4 जो कि सम है। फिर q बराबर अगर 6 रखते हैं, 6 माइनस 1 करेंगे आएगा 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि q का मान रखने पर एक बार अगर हम सम संख्या रख रहे हैं तो विषम मान आता है, और विषम संख्या रख रहे हैं तो सम मान आता है। जबकि यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप, यानी कि प्रत्येक संख्या कैसी आनी चाहिए, सम आनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। इसी प्रकार q प्लस 1 को चेक करेंगे तो यहाँ पर जब आप q के अलग अलग मान रखेंगे तो विषम संख्या का रखेंगे तो सम आएगा, क्योंकि उसमें प्लस करना है, और सम रखेंगे तो विषम आएगा। जब 2q पर जाते हैं तो यहाँ पर 2q, 2q में यदि q के मान हम रखते हैं, जैसे 0 रखते हैं तो 2 गुणे 0, 2 गुणे 0 बराबर 0 हो जाएगा, और 1 रखते हैं तो 2 गुणे 1 बराबर 2 हो जाएगा, और q का मान 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और q का मान अगर 3 रखते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, q का मान 4 रखते हैं तो ये 8 हो जाएगा, और q का मान 5 रखते हैं तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी संख्या q की जगह पर रख रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, चाहे सम हो या विषम हो, कोई भी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक रख रहे हैं
तो यहाँ पर जो आंसर आता है इसमें ये सारी संख्याएं क्या है कि सम संख्या आती है। तो इसका मतलब यहाँ पर q जो होगा उसका जो रूप होगा वो 2q के रूप का होगा, जिसमें यदि q के मान पर हम कोई भी पूर्णांक लेते हैं तो धनात्मक सम पूर्णांक इसका मान होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परिमेय अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि पाई एक है। पाई क्या है? ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और पाई का जो मान होता है 22/7, तो वो लगभग मान होता है, तो वो एक क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो पाई स्वयं एक अपरिमेय संख्या और इसका जो मान होता है 22/7, वो अगर पूछता है तो वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। प्रश्न नंबर 9 है कि वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका परिमाप क्या होगा? तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर कर दीजिए आप 64 पाई के, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या ज्ञात होगी 8 सेंटीमीटर, इसका परिमाप यानी कि उसकी परिधि पूछी जा रही, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 गुणे पाई का मान नहीं रखना है और आर का मान कितना है? 8, 8 दूनी 16 पाई सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आप देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ बी नंबर, जिसमें लिखा है कि 16 पाई सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो ट्रायंगल शब्द है यानी कि त्रिकोण ट्रायंगल शब्द में इसमें व्यंजन चुनने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखते हैं कि इस ट्रायंगल शब्द में जो अक्षर आए हैं यानी कि जो वर्ण आए हैं उनकी संख्या कितनी है? तो गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल संख्या इनकी कितनी है? 8। तो यहाँ पर बटे में आप लिख लेंगे 8। अब 8 में से व्यंजन, इन 8 अक्षरों में से व्यंजन कितने हैं? तो यहाँ पर चुनते हैं, देखते हैं कि टी एक व्यंजन है, एक आर भी व्यंजन है 2, आई ए को छोड़ देंगे, एन एक व्यंजन है 3, जी एक व्यंजन है 4 और एल जो है वो भी क्या है? व्यंजन है। तो 5 व्यंजन हो गए और 3 क्या है यहाँ पर? आई और ए और ई, ये क्या है? स्वर है। तो यहाँ पर 5 जो है व्यंजन है कितने अक्षरों में से? 8 अक्षरों में से। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो 5/8 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि साइन ए बराबर 1/2 और कॉस बी बराबर 1/2 है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है, देन उनको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश या फिर 90 अंश। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यदि दिया हुआ है साइन ए बराबर 1/2, तो 1/2 साइन के कितने अंश के मान के लिए होता है? तो साइन ए बराबर 1/2 यानी कि जो 1/2 मान होता है वो साइन 30 का मान होता है। तो इस 1/2 की जगह पे लिख सकते हैं आप साइन 30, यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा 30 अंश। इसी प्रकार कॉस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो कॉस बी बराबर 1/2 और कॉस के लिए जो 1/2 मान होता है वो कॉस 60 अंश के लिए होता है। तो कॉस 60 अंश हो जाएगा, कॉस का कैंसिल, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश। अब a बराबर है 30 अंश और b बराबर है 60, हम दोनों को जोड़ देंगे तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो यहाँ पर जो a प्लस बी का मान होगा वो 90 अंश के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि दो गोले हैं, उनके आयतन 64:27 के अनुपात में है, तो उनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है 3:4, 4:3, 9:16 या फिर 16:9। तो गोले के जो आयतन होते हैं, मान लीजिए पहला गोला है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर पहले वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर मान लीजिए या R1 R2 करके मान लीजिए, तो 4/3 पाई R1 क्यूब बटा दूसरा गोला है उसका भी 4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा, जो कि अनुपात दिया है कितना? 64:27। यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये R1 क्यूब बटा R क्यूब बराबर है 64:27 यानी कि 64/27। इसका घनमूल ले लेंगे तो ऊपर R1 होगा और यहाँ पर R2, R1 बटा R2 बराबर ये 4 बटा कितना आ जाएगा? 3। अब R1 बटा R2 4/3 है, तो इनका जो सतही क्षेत्रफल होता है यानी कि गोले का जो सतह का क्षेत्रफल होता है उसका वक्रपृष्ठ होता है, तो वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहला गोला है तो वहां पर R1 स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे गोले के लिए 4 पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 4 पाई कैंसिल और R1 बटा R2 का मान है 4/3, तो R1 स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर, यानी कि 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, जो कि 16:9 बनेगा जा करके। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में
तो 16:9 हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 13 है कि पांसे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। यदि पांसे को एक बार फेंका जाता है तो उस पर जो सम संख्या आने की, ऊपर आने की प्रायिकता है वो क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पांसे पर जो सतह होती है कुल 6 होती है और उस पर 1 से लेकर के 6 तक के अंक अंकित रहते हैं। तो यहाँ पर कुल सतहों की संख्या यानी कि कुल जो संख्याएं होती है वो कितनी होती है, 6, जिसमें से सम संख्या कितनी होती है, तो संख्या लिखी रहती है 1 2 3 4 5 6, जिसमें से सम संख्याओं की संख्या यहाँ पर 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है। तो 3 होती है सम और 3 होती है विषम। तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 3/6, और ऑप्शन में आपको 3/6 नहीं दिया तो इसको काट लेंगे, 3 1 कम 3 दूना 6 यानी कि 1/2। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1/2, तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 14 है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3, 7 का सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, किन्हीं भी दो पास पास के पदों को घटाने पर उनका अंतर ज्ञात करने पर जो आता है वो सार्वंतर कहलाता है। जैसे कि दूसरे पद से पहले पद को घटा लिया जाए, या तीसरे पद से दूसरे पद को, या चौथे पद से तीसरे पद को। तो यहाँ पर जो दूसरा पद है -1 को, पहला पद क्या है -5, तो -1 से माइनस कर देना है -5। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -1 + 5, 5 से घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। या फिर आप चौथे पद से दूसरे पद को घटा लीजिए, तो 7 से माइनस कर दीजिए 3 को, तो आ जाएगा 4। यानी इनका सार्वंतर जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर की 0.3 उस पर बार चिन्ह लगा हुआ है, ये क्या है, एक पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि इस प्रकार की संख्याओं को जिन पर बार चिन्ह लिखा लगा होता है तो उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो 0.3 इस पर 3 पर बार चिन्ह लगा हुआ, तो ये क्या है, परिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं ABC, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो शीर्ष लंब खींचा जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको दो बराबर यानी कि 12 सेंटीमीटर को 6 और 6 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देगा। यहाँ पर कोण जो होगा 90 अंश का होगा, यानी कि ये वाला त्रिभुज जो बनेगा, यहाँ पर अगर डी नाम दे दिया जाए तो ADC एक त्रिभुज और ABD त्रिभुज जो बनेगा एक समबाहु और समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसमें से 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। तो कर्ण का स्क्वायर 12 का वर्ग करते हैं 144, जिसमें से जो आधार का स्क्वायर है 36 घटा देंगे तो ये जो AD स्क्वायर वो ज्ञात हो जाएगा। AD स्क्वायर 144 से 36 घटाने पर 108 आता है, बराबर AD स्क्वायर होगा। इसको आप लिख सकते हैं कि 12 गुणे 9, 12 गुणे 9 या फिर 36 गुणे 3 कर सकते हैं। 36 गुणे 3 बराबर AD स्क्वायर, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 और 3 का वर्गमूल √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो AD आएगा यानी कि शीर्षलंब की लंबाई होगी वो 6√3 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, चित्र बना हुआ है और ये त्रिभुज के चैप्टर से है जिसमें थेल्स प्रमेय का यूज होना है कि चित्र में x का मान होगा यदि D समांतर BC। यहाँ पर देखते हैं कि D जो है BC के समांतर है, तो x का मान ज्ञात करना है। जब D समांतर BC होगी तो आप लिख सकते हैं कि A से D तक की दूरी यानी कि AD बटा DB या BD बराबर होगा AE बटा EC या CE, यानी कि BC और D अगर समांतर है तो ये इन भुजाओं का जो अनुपात रहेगा वो इन भुजाओं के अनुपात के बराबर रहेगा। यहाँ पर AD का मान x है, BD का मान 2 है, AE का मान 3 है और EC का मान या CE का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ से 2 3 6 हो जाएगा, x बराबर 6/4, 2 से काट देंगे 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि x बराबर 3/2, और 3/2 को लिखा जा सकता है 1.5, जो कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 870 और 225 का मासा क्या होगा, यानी कि महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, जिसमें ऑप्शन है 15, 10, 25 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप गुणनखंड करके भी इनका मासा ज्ञात कर सकते हैं या फिर भाग विधि से। तो भाग विधि के लिए क्या करते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करना होता है। तो 225 छोटी संख्या है, 870 इससे बड़ी संख्या है, यहाँ पर इसको भाग करेंगे तो 225 का दूना करते हैं तो हो जाएगा 450, और 3 गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 675, और 4 गुना ज्यादा हो जाएगा तो 3 गुना यानी कि 3 बार पहाड़ा यहाँ पर लगाएंगे इसका, और इसका 3 गुना लिखेंगे तो 2 3 675 हो जाएगा। घटा लेंगे 10 से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ बचा 6, 16 से 7 घटाएंगे 9 बचेगा,
और यहाँ हासिल जाने के बाद 7 से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब इस 195 से भाग करेंगे 225 को, तो 195 लगभग 200 के करीब है, एक ही बार पहाड़ा लगेगा तो 195 कब 195 होगा। यहाँ 5 से 5 घटाएंगे 0, यहाँ 12 से 9 घटाएंगे 3 बचेगा। यहाँ से हासिल जा चुका है तो 1 से घटाएंगे 0। अब 30 से भाग करना है इस 195 को, तो 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे लगभग 6 बार लग जाएगा, 180 होगा, आ जाएगा 15। 15 से 30 को भाग करेंगे तो 15 दूनी 30। लास्ट में जिस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है यानी कि शेषफल शून्य आता है वो इसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर 870 और 25 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो 15। 15 एक ऐसी संख्या आएगी जिससे 870 और 225 दोनों पूर्णतः विभाजित होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दिए गए वृत्त के छायांकित खंड का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, तो इस चित्र में जो छायांकित भाग है ये वृत्तखंड कहलाता है, यानी कि आपको वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला बताना है। तो ऑप्शन है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दूसरा ऑप्शन है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 प्लस 1/2 साइन थीटा। और तीसरा ऑप्शन है पाई आर थीटा प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चौथा ऑप्शन है 2 पाई आर थीटा बटा 360 अंश माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि इसमें जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये जो ओ ए बी बन रहा है ये पूरा त्रिज्यखंड बन रहा है, इसमें से यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाता है तो ये वृत्तखंड बचता है। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश तो हो जाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जब थीटा दिया रहता है। तो ये जो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि दिए गए त्रिज्यखंड का परिमाप होगा। अब यहाँ पर आपको इसका परिमाप बताना है। ओ से ए तक की दूरी 7 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है, कोण 60 अंश दिया है, तो ओ ए 7 सेंटीमीटर तो ये भी त्रिज्या होगी, चूंकि त्रिज्यखंड है तो दोनों तरफ से त्रिज्याएं होंगी, तो ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा, तो 7 7 14 सेंटीमीटर ही हो गया। अब आपको ये जो ए बी है कर्ण है यानी कि चाप, इसकी लंबाई ज्ञात कर लेनी। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180 और इसमें प्लस कर देना है आपको 7 7 14 सेंटीमीटर ये ऐड कर देना है। तो पाई का मान यहाँ पर रख लेंगे 22/7 और ये बटे में 180 पहले से है, गुणे आर त्रिज्या है 7 और थीटा का मान कितना है यहाँ पर 60 अंश। ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 60 एकम 60 तिया यानी कि 3 बार में प्लस यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है। तो 22/3 इसमें प्लस करना है 14 सेंटीमीटर। 14 3 की गुणा कराएंगे 42, 42 में 22 जोड़ेंगे तो 42 2 44 और 20 कितना हो जाएगा 64, तो आ जाएगा 64/3 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 64/3 सेंटीमीटर।